पहला सवाल बाप बेटी के संबंध के ऊपर ही है। पिछले ही हफ्ता हमने एक केस देखा जहां 25 साल की एक टेनिस की खिलाड़ी जो गुड़गांव में रहती थी, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, मगर उनकी हत्या हो गई। और आरोप ये है कि ये हत्या उनके पिता ने ही करवाई। और साथ साथ हमें ये भी सुनने में आया था कि उसी पिता ने अपनी बेटी को खिलाड़ी बनाने के लिए और अकेडमी खुलवाने के लिए करोड़ों रुपए भी खर्च किए थे। तो हम ये कॉन्ट्रडिक्शन डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे कि जो बाप अपनी बेटी से इतना प्यार करता था, वो एक दिन गुस्से में आके उसका मर्डर कैसे कर सकता है? आपके हिसाब से इसका कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन हो सकता है? जस्टिफिकेशन तो कोई क्यों देगा इस चीज़ का? मर्डर है तो मर्डर है, किसी ने भी किया हो। लेकिन हम लोग जब कानून को समझते हैं तो लीगली तो ठीक बात है कि फादर पे ही आरोप है कि उसने मारा है, सही बात है। और ऐसे मामले में जो पनिशमेंट होगी मेरे ख्याल से उम्र कैद की मिलेगी ही मिलेगी। सवाल है कि अगर बाप बेटी से इतना प्यार करता था तो उसने उसका मर्डर क्यों किया? ये सवाल हमें इसलिए ऐसा लगता है क्योंकि हम इन दो चीज़ों को एकदम बांट के देखते हैं। सच ये है कि हम सब लोग, चाहे आप हों, आपके पापा हों, मैं हूं, कोई भी इंसान हो, उसके अंदर बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ होती हैं। जब हमारी बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ में कॉन्ट्राडिक्शंस आते हैं, टकराहट आती है, तो हम बहुत बेचैन रहते हैं, परेशान रहते हैं। मनोविज्ञान में तो स्प्लिट पर्सनैलिटी एक शब्द चलता है कि बटा हुआ व्यक्तित्व है। सबसे सफल लोग वो हैं जिनका मन, वचन, कर्म, आंतरिक जीवन, बाहरी जीवन सब एकदम सीधा हो। ऐसे लोग एग्जिस्ट नहीं करते। कॉन्ट्राडिक्शन सबके अंदर है। लेकिन अब इस केस की बात अगर करें, वो व्यक्ति अपने गांव से निकल के बड़े शहर में आया। ये दिक्कत आमतौर पे उन्हीं घरों में होगी जहां सेकंड जनरेशन वो है जो बड़े शहर में रही है और पहली जनरेशन वो है जो गांव से शहर में आई थी। ये दिक्कत आमतौर पे वहीं पर दिखेगी, मोस्ट ऑफ द केसेस। तो वो आदमी ठीक ठाक पैसा कमाता था, उसको लगा कि मैं अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दूं, बड़े शहर में गया, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाया और हर तरह की एजुकेशन जो देश विदेश में हो सकती है सारी अपने बच्चे को दिलवाई। टेनिस खिलवाया कि वो इंटरनेशनल प्लेयर बने। हरियाणा में लड़कों का भी और लड़कियों का भी प्लेयर बनने का एक रुझान रहता है और पेरेंट्स सपोर्ट भी करते हैं आमतौर पे। होता क्या है कि जब हम बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं बड़े शहरों में, बड़े स्कूलों में, हम चाहते हैं कि वो सीख ले, वहाँ से इंग्लिश सीखे, टेनिस सीखे, गणित सीखे, लेकिन जो सामाजिक परंपराएं परिवार की हैं पिछली पीढ़ियों की, उनमें विचलन नहीं होना चाहिए। पर जब बच्चा स्कूल में जाएगा, कॉलेज में जाएगा, तो पूरा व्यक्तित्व लेके गया है, नए दोस्त भी बनेंगे, नया माहौल मिलेगा। बाप का एक पैर गुड़गांव में है, एक गांव में है, गांव के सब दोस्त उसके वहीं पर हैं, जात बिरादरी के लोग बात करते हैं, वो हर सप्ताह वहाँ जाता है तो जात बिरादरी बैठती है, सबके घरों पर बात होती है। तो वहाँ कुछ लोग कहते होंगे कि भाई तेरी छोरी हाथ से निकल गई। ये सुन के इतना खराब लगता होगा कि उस बाप के नज़रिए से देखेंगे तो उसकी तो ज़िंदगी अपना समाज है, बिरादरी है। हम सब अपने अपने समाज से जुड़े हुए हैं और जो समाज से कट गया है, जिसको मार्जिनलाइज पर्सन कहते हैं, सीमांत व्यक्तित्व कहते हैं, उसका जीना बहुत मुश्किल है। हम सबको समाज चाहिए। पिता का जो समाज है वो उसको बार बार उलाहने दे रहा है, उपलम्ब दे रहा है, नाराज हो रहा है, व्यंग्य कर रहा है, वो नहीं झेल पा रहा है। वो बेटी से बात करता है, बेटी नए समाज की है, उसे अपनी एकेडमी खोलनी है, वो बचपन से उसी माहौल में रही है, उसको वो माहौल प्रभावित नहीं करता जो पिता को करता है। वो रिक्वेस्ट करती होगी, माँ का ज़्यादा संबंध परिवार के अंदर रहा, अनुमान हम कर सकते हैं, तो वो बच्ची की साइड लेती होगी। एक समय के बाद ये कॉन्ट्रडिक्शन इतना बढ़ गया होगा। अब पिता के पास दो ऑप्शंस हैं, बेटी के पास भी दो ऑप्शंस हैं। या तो बेटी अपनी पूरी नई जिंदगी को भूल के पिता के हिसाब से, उस परंपरागत समाज के हिसाब से जिए जैसा पिता चाहते हैं, वैसा वो नहीं कर पा रही होगी, आसान भी नहीं है। पिता के पास ऑप्शन ये है कि भाई या तो मेरी बात मान लो, मेरे हिसाब से रहो, क्योंकि मैं सामाजिक अपमान नहीं झेल पा रहा हूँ, या फिर मैं तुम्हें मार दूंगा। एक तीसरा ऑप्शन भी था कि मैं तुमसे संबंध तोड़ लूंगा। वो ऑप्शन दिमाग में नहीं आया होगा या आने दिया नहीं होगा किसी ने। और ऐसे में जब ये कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत बढ़ते हैं और लोग नहीं झेल पाते, तो ऐसी हरकत करते हैं।
मेरे ख्याल से जो पिता है एक कमज़ोर व्यक्ति है जो अपने समाज की आलोचनाओं को सहन नहीं कर पाया, अपनी बेटी को मार दिया। बहुत बेहतर होता है कि अपने समाज से कहता कि भैया जो करना कर लो, मैं भी बेटी के साथ खड़ा हूँ। इतना साहस न हो पाता तो कम से कम ये कहता कि ऐसा है, मेरी बेटी से मेरा संबंध खत्म हो गया और मेरी बात नहीं मानती, जो करना करे, मेरा संबंध नहीं। पर अपने समाज की गालियाँ, व्यंग्य, आलोचनाएं न सहन कर पाना और उस झूठे सम्मान के लिए ऑनर किलिंग करना, अगर ये बात सही है जैसा हम सुन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि पिता एक कमज़ोर व्यक्ति था। और इसमें कॉन्ट्रडिक्शन वो नहीं है, जब वो अपनी बच्ची का बचपन देखता होगा तो उसको प्यार आता होगा, जब वो मेहनत करती होगी उसको प्रेम आता होगा, जब वो अवार्ड जीतती होगी टेनिस में उसको बड़ा सम्मान का भाव आता होगा, उसे चोट लगती होगी उसका दिल पसीजता होगा, उसे दुख भी होता होगा। है तो बाप ही ना भाई, और बाप के लिए बेटी का क्या महत्व है हम सब जानते हैं। वो एक पक्ष है। तो बाप का बेटी को प्यार करना, टूट के प्यार करना एकदम सामान्य बात है, वो करता ही होगा। पर वही बाप जब समाज में जाता होगा, ऐसी बातें सुनता होगा। एक आरोप है कि उसने एक वीडियो बनाया एक मुस्लिम लड़के के साथ, हो सकता है गांव के लोग इस बात पे आपत्ति करते हों। बेटा होता और मुस्लिम लड़की के साथ वीडियो बनाता तो दिक्कत यह नहीं आती, फिर उससे घर में आती, क्योंकि लड़की हर समाज में सम्मान का एक शो पीस है कि तेरी लड़की किसी के साथ कैसी वीडियो बना सकती है। लड़का बनाए तो मतलब सम्मान की बात है, लड़का क्या बात है, तेरा लड़का कितना विजेता है, कितने समाजों की लड़कियों के साथ वीडियो बना के आ गया है, तो विजेता वाला भाव है। पर लड़की का वीडियो बन जाए और वो बाहर आए, लोग आलोचना करें, तो झेलना परंपरागत लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। मेरे ख्याल से इस मामले में हुआ यही, और ऐसे हजारों मामले हमारे समाज में हैं, हम सबके साथ में हैं, आपके परिवार में भी होंगे। जब हमारे बच्चे हमारी फंडामेंटल डिमांड्स को मानने से मना करते हैं तो हम झेल नहीं पाते। पर रिस्पॉन्ड कैसे करना चाहिए वो ट्रेनिंग शायद हमारे समाज में कम है। और मैं भी दावे से कह रहा हूँ कि हत्या करने के बाद वो पिता गिल्ट फीलिंग से हर क्षण मर रहा होगा। इतना प्लेन नहीं देखना है, ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देखना है कि हत्यारा है, गंदा है। हत्या एक मोमेंट में कर दी होगी, उसके बाद जिंदगी भर तिल तिल के घुलेगा वो आदमी कि उसने अपनी बेटी को मारा है। मजाक नहीं है। जितना मनोविज्ञान मैं समझता हूँ, इतना एक तरफा नहीं है कि बुरा आदमी है, अच्छा आदमी है। शेड्स हैं, एक ही इंसान के अंदर बहुत सारे शेड्स, और मनोविज्ञान में ये बात मानी जाती है। आप लोग सोच के देखिएगा, जिस इंसान को आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, कुछ मोमेंट्स में सबसे ज़्यादा नफरत भी उसी से करते हैं। तो एक ही इंसान से प्यार होना और नफरत होना ये सामान्य बात है। इस हद तक नफरत हो जाए कि आप गोली मार दें उसको, ये थोड़ा सा अटपटी सी बात है। थैंक यू सर। और इसी से एक गंभीर मुद्दा निकल के आता है ऑनर किलिंग का। जैसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ये मत करो, वो मत करो, जात बिरादरी के लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, और एक दिन उसी समाज की बात में आके एक इंसान गलत कदम उठा लेता है, ऑनर किलिंग कर देता है। तो इसमें असली दोषी कौन है? वो इंसान जो ये कदम उठा रहा है, या फिर वो समाज जो उसको उकसा रहा है? लीगल एंगल से देखेंगे तो दोषी वही है जिसने गोली चलाई है, या तलवार चलाई, चाकू चलाया। कानून ये मान के चलता है कि 18 साल से बड़ी उम्र का व्यक्ति फ्रीडम ऑफ विल रखता है। फ्रीडम ऑफ विल का मतलब है कि अगर किसी ने मुझे उकसाया तो भी मेरे पास ये ऑप्शन था कि मैं उकसावे में आऊं या ना आऊं। मैं आ गया, मैंने गोली चला दी, तो जिम्मेदारी तो मेरी बनती है। तो लीगली तो रिस्पॉन्सिबल वही व्यक्ति जिसने हत्या की है, उम्र कैद उसी को होगी। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि अगर ऐसे प्रूफ मिलते हैं कि कुछ लोगों ने उसको उकसाया था, और उकसाने का मतलब क्या है, अगर ये कहा था कि बेटी हाथ से निकल गई है तो ये उकसावा नहीं है। अगर ये कहा कि बेटी को मार दो, गोली मार दो उसको, मैं होता मार देता गोली, ऐसी बातें की हैं, तो एबेटमेंट जैसा कोई क्राइम उस पर हो सकता है कि बने। लेकिन अगर हम थोड़ा ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखें तो मेरा ख्याल है कि जिम्मेदारी समाज की ज़्यादा है। मजबूत से मजबूत इंसान भी जब पूरा समाज उसके पीछे पड़ जाए वो झेल नहीं पाता है। परिवार कोई नहीं झेल पाते हैं। आपके परिवार में 5 लोग हैं, बाकी चारों आपके पीछे पड़ जाए, रोज़ दबाव बनाए, सुबह से रात तक दबाव बनाए, कब तक आप झेल पाएंगे? एक समय के बाद अंत में आप वो कर बैठेंगे जो परिवार चाहता है आपका। अब जात बिरादरी अगर ऐसा करने लगे, गांव के 100 लोग हैं, 100 के 100 ऐसी बात कह रहे हैं, उकसा रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, कब तक कोई झेलेगा इस चीज़ को? तो सच बात है कि ऑनर किलिंग जैसे मामलों में
नैतिक अपराध तो समाज की ओर से होता है, कहीं भी हो, भारत में हो, यूरोप में भी होते रहे हैं, अमेरिका में भी होते रहे हैं। अभी अमेरिका में ब्लैक्स एंड वाइट्स के अपराध जो होते हैं उसमें वो वाला भाव होता है। ऐसे कई अपराध हुए हैं, किसी ब्लैक व्यक्ति को सिर्फ इसलिए मारा गया कि हमारे ऑनर के खिलाफ उसने काम कर दिया है। कितने ऐसे केसेस हैं। कैशियस क्ले मतलब ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट था, उसके साथ ये सब घटनाएं हुई। उसने अपना ओलंपिक गोल्ड मेडल फेंक दिया था नदी के अंदर इसी वजह से, नाराज होके। तो दुनिया के किसी भी समाज में अगर ऑनर किलिंग हो रही है या कोई भी ऐसा क्राइम जो समाज के सम्मान के नाम पे हो रहा है, नैतिक अपराध तो समाज का है, क्योंकि उसने दबाव बनाया। इतना दबाव की झेलना संभव नहीं होता है। पर हाँ, जो एग्जीक्यूट करेगा क्राइम को फ्रीडम ऑफ विल के तहत अपराधी माना वही जाएगा, सजा होगी उसी को। थैंक यू सर। हमारे ऑडियंस में भी सबके पास बहुत सवाल हैं, तो एक एक करके हम सबके सवाल भी ले लेते हैं। सर, मैं ऐसे ही एक दो मामलों पर आपसे बात करना चाहता हूं, जो कि हाल के दिनों में बहुत चर्चा में रही हैं और इन घटनाओं ने लड़कों को बहुत डरा दिया है। अच्छा, तुम डरे हो? नीला ड्रम? हाँ, कुछ ऐसी ही घटनाएं हैं। हम बताओ क्या डर है? जैसे कि अगर हम बात करें, पहली घटना इंदौर की है, जहां हनीमून के बहाने एक पत्नी अपने पति की हत्या करती है या करवाती है। वहीं दूसरा मामला मेरठ का है, जहां एक महिला का पति विदेश से अपने परिवार के साथ रहने के लिए वापस आता है और पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर बहुत ही बेरहमी से उसकी हत्या करवा देती है। अगर ये घटनाएं देखेंगे तो क्षणिक आवेग में नहीं हुई हैं, बल्कि हमें देखने पे ही ऐसा लगता है कि ये पूरी प्लानिंग के साथ की गई। ऐसी घटनाओं के पीछे क्या कारण हो सकता है, इस पर आपकी क्या राय है? साथ ही हम यह भी जानना चाहेंगे, इन घटनाओं को हम रेयर इंसिडेंट्स मानकर हमें भूल जाना चाहिए या इन घटनाओं के माध्यम से भविष्य का कोई सोशल ट्रेंड देखा जाता है? अच्छा, तो यही कि रेयर मान के भूल जाएं। कितना दिल में लेके बैठोगे इन सब बातों को? ऐसी घटनाएं पहली बार हो रही हैं ऐसा एकदम नहीं है। ऐसी घटनाएं हमेशा हुई हैं। जब से समाज बना है तब से ऐसा हो रहा है। पुरुष पत्नी की हत्या करे तो हमें खबर नहीं लगती, हमें लगता नॉर्मल बात है, तो हम शोर नहीं मचाते हैं। पत्नी ने पति की हत्या की तो शोर ज्यादा मच गया, सबको लग रहा है कि कलयुग, साक्षात कलयुग आ गया है तो बुरा ही, कलयुग ही है। पर ऐसी घटनाएं मेरे ख्याल से जब से समाज बने तब से लगातार हो रही है, कोई बहुत नई चीज नहीं है। आपको आश्चर्य होगा कि अभी कुछ बच्चों के निबंध लेखन के लिए मैं रिसर्च कर रहे थे, तो हमारी टीम ने तय किया कि हम संस्कृत साहित्य की कहानियां पढ़ेंगे और उन कहानियों के माध्यम से देखेंगे कि हमारा तब के समाज का क्या तस्वीर मिलती है और हमारे समाज से कितनी मैच करती है। तो इंटरेस्टिंगली एक कहानी 11वीं सेंचुरी की मुझे मिली। आपने किताब का नाम सुना होगा, वेताल पचीसी, सुना है? और एक सिंहासन बत्तीसी का सुना होगा जी। ये 11वीं सेंचुरी और 14वीं सेंचुरी की किताबें हैं, संस्कृत की हैं। जो 11वीं सेंचुरी वाली किताब है उसमें कहानी मैंने पढ़ी। कहानी ये है कि एक आदमी ने तपस्या की, तो उसको भगवान ने कहा कि बताओ क्या चाहते हो। उसने कहा मुझे अमर कर दो। भगवान ने एक फल दिया कि लो ये खाओ, अमर हो जाओगे। अब उसने अपनी पत्नी से कहा कि क्या करें, तुम अमर होगी कि मैं हो जाऊं? तो पत्नी ने कहा हम लोग होगे क्या करेंगे, राजा के पास जाओ, राजा को ये फल दो, उससे पैसे ले आओ बहुत सारे, हम वैसे ही बढ़िया जिएंगे। तो वो व्यक्ति राजा के पास गया, राजा को बताया। राजा का नाम मेरे ख्याल से भर्तृहरि है उस किताब में। तो राजा ने 1,00,000 मुद्राएं देके फल ले लिया। राजा बोला मैं अमर होके क्या करूंगा? तो उसकी बहुत सारी रानियों में से जो उसको मोस्ट मतलब फेवरेट रानी थी उसकी, आपने कभी सुना कि मोस्ट फेवरेट राजा साहब रानी का? नहीं सुना होगा ना। हाँ, तो उसने उस रानी को ये कहा कि ये फल तुम खा लो, अमर हो जाओगी, मैं क्या करूंगा अमर होके। उसने कहा ठीक है। रानी का इश्क चल रहा था थानेदार के साथ, जो शहर का मेन थानेदार था। शाम को वो मिले, उसने कहा कि मैं अमर होके क्या करूंगी, तुम खा लो, तुम अमर हो जाओ। उसने कहा ठीक है। थानेदार शाम के बाद वेश्यालय में जाया करता था, वो वहां ले गया फ्रूट को। उसने उससे कहा अपनी फेवरेट वेश्या से कि तुम खा लो, मैं क्या करूंगा अमर होके। उसने कहा ठीक है। उस वेश्या को लगा मैं अमर होके क्या करूंगी। वो नेक्स्ट डे चलेगी राजा जी के पास। तो बोले राजा जी मुझे एक फल मिला है अमर होने के लिए, मेरी इच्छा है कि आप इस राज्य के सबसे महान व्यक्ति हैं, आप अमर हो जाएं। उसको फ्रूट दिया, वही फल था।
11th सेंचुरी की बात कर रहा हूँ मैं, 21st की बात नहीं कर रहा हूँ। 14th सेंचुरी में एक किताब है सिंहासन बत्तीसी, विक्रमादित्य की कहानियां हैं। उसकी एक कहानी मैंने पढ़ी, हाल ही में पढ़ी वो सब कहानियां हमने किसी खास पर्पज से। राजा विक्रमादित्य निकले हुए हैं जनता के बीच में रात को भेष बदल के। अचानक देखा कि एक घर की फर्स्ट फ्लोर से रस्सी मोटी सी टंगी हुई है। उनको लगा कि ज़रूर कोई डाकू चढ़ा होगा, चोर चढ़ा होगा, मैं इस परिवार को बचा लेता हूँ। तो वो खुद रस्सी से चढ़े परिवार को बचाने के लिए तलवार लेके। जैसे ही अंदर गए तो उनको आवाज़ आई फुसफुसाने की एकदम, तो कान लगा के सुनने लगे। एक स्त्री, उस घर की स्त्री किसी पुरुष से कह रही है कि मेरा पति साइड वाले कमरे में सो रहा है, तुम जो हार लाए हो नौलखा बड़ा अच्छा है, अगर तुम उसको मार दोगे तो ये सारी संपत्ति भी लेके हम चलेंगे और सुख से रहेंगे। फिर उसके बाद लंबी कहानी है, लेकिन अंत में राजा ने उस महिला को गिरफ्तार किया, अरेस्ट किया, पनिशमेंट दी। ये 14th सेंचुरी की बात चल रही, आज से करीब 700 साल पहले की बात। इसलिए बस ये कि उस समय सोशल मीडिया नहीं था, इसकी कहानी आपको भी नहीं पता। आज सोशल मीडिया है, शोर ज़्यादा मचता है। और एक बात उसूल के तौर पे समझ लेना है, जो चीज़ मीडिया में ज़्यादा आ रही है इसका मतलब है कि समाज में कम है। जो समाज में ज़्यादा है वो न्यूज़ बन नहीं सकती। न्यूज़ के लिए ज़रूरी है कि आश्चर्य का एलिमेंट होना चाहिए कि ये क्या हो गया। अगर कोई आपसे कहे कि आज सुबह सूर्य पूर्व से निकला, ये न्यूज़ है, आप देखेंगे न्यूज़ कभी? नहीं देखेंगे ना। पर पश्चिम से निकल गया, सब देखेंगे। न्यूज़ का मतलब है कि उसमें सस्पेंस, रोमांच, नयापन, कुछ अजीब सी बात होनी चाहिए। तो जब तक महिलाओं की खबरें आ रही हैं इसका मतलब है कि महिलाएं कम हत्या कर रही हैं। पुरुषों की खबरें ज़्यादा नहीं आ रही हैं तो इसका मतलब पुरुष ज़्यादा हत्याएं कर रहे हैं। आपने कहानी सुनी नहीं होगी, 1 महीने पहले की, मैं आपको सुना देता हूँ, लगे हाथ। फरीदाबाद में एक पुरुष ने अपने 4 बच्चों को ट्रेन के नीचे मार दिया। 1 महीने पहले की बात है। बच्चों की उम्र क्या है? 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल। अपनी पत्नी से ये कह के निकला कि मैं बच्चों को पार्क में लेके जा रहा हूँ। रेलवे ट्रैक पर लाया, बच्चों को बिठाया, चिप्स दिए, कुछ मीठा खाने को दिया, और इस तरह से खड़ा हुआ कि ट्रेन आते हुए ना दिखे उन्हें। 4 बच्चे मर गए। क्यों मर गए? क्योंकि उसे शक था कि उसकी पत्नी ने धोखा दिया उसको। आपने न्यूज़ पढ़ी भी नहीं होगी, कहीं सुनी भी नहीं होगी। 4 बच्चे मरे हैं, 4, एक की बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसी न्यूज़ पे शोर नहीं मचता ना, आश्चर्य ज़्यादा नहीं होता है। तो सीधी सी बात है, आउट ऑफ प्रोपोर्शन किसी बात को बढ़ा देने से ऐसा नहीं कि चीज़ें बदल जाएंगी। ये बात सही है कि महिलाएं अपराध की दुनिया में पहले से ज़्यादा सक्रिय हुई हैं, इस पर कोई किंतु परंतु नहीं है। और ये बात हवा में नहीं बोलनी है हमें तो डेटा देखना है। एक संस्था है NCRB, आप जानते होंगे, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। एक होता है NFHS, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ये 2 ऐसी ऑथेंटिक सोर्सेज हैं जहाँ से आपको डेटा मिलता है। मैं तो इनका डेटा पढ़ता हूँ, उसी पे बात करना चाहूँगा। डेटा ये कहता है कि हत्या के अपराध में पुरुषों की हिस्सेदारी 2011 के आसपास 95.4% के आसपास थी, 95.5% थी। महिलाएं 4.5%, यानी अगर 100 हत्याएं हो रही हैं तो 4.5 महिलाएं मार रही हैं, 95 पुरुष मार रहे हैं। पिछले 10 साल में डेटा बदला है, महिलाओं ने थोड़ी भूमिका बढ़ाई है अपनी। अब महिलाएं 5.4% से बढ़ के 6.3, नहीं 4.5 से बढ़ के 6.3 पे आ गई हैं। पहले 4.5 पे थी। तो अब अगर 100 लोग मर रहे हैं तो उनमें से 6.3 की हत्या महिलाएं कर रही हैं, 93.7 की अभी भी पुरुष ही कर रहे हैं। तो अंतर इतना है कि पहले 100 में 95 पुरुष मार रहे थे, 93 पुरुष मार रहे हैं। महिलाएं 4.5 से 6.25, 6.5 के आसपास आ गई हैं। इतना हुआ है, पर ये इतनी बड़ी संख्या नहीं है कि हमें ये लगने लगे कि सब बर्बादी हो गया है। फिर अगर आपको बाकी देशों का डेटा देखना हो, रशिया में महिलाओं द्वारा की गई हत्याओं का अनुपात 12 से 15% के बीच में है। ब्राज़ील में 10 से 12% है, मेक्सिको में 10 से 12% है, हमारे 6% है।
तो बच गए आप कि इन देशों में पैदा नहीं हुए, वहाँ ज़्यादा खतरा था पत्नी या किसी स्त्री के हाथों मारे जाने का। पर अगर आप न्यूजीलैंड में पैदा होते, या आप नॉर्वे में होते, या आइसलैंड में होते, वहाँ ये अनुपात 1 से 3% के बीच में है। जितना डेवलपमेंट ज़्यादा है, HDI जितना ज़्यादा है, हैप्पीनेस इंडेक्स जितना ज़्यादा है, जेंडर इंडेक्स जितना ऊंचा है, महिलाओं की अपराधों में भागीदारी उतनी कम है। ये डेटा कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो मेरा जो कहना वो ये कि इन घटनाओं को इतना उछालना, मतलब ठीक है, कुछ बेकार लोग हर समाज में होते हैं, हमारे समाज में भी हैं। थोड़ा और गहराई में जाएंगे तो कुछ कारणों पर भी बात करनी चाहिए, है ना। मेरठ वाले केस को मैं ज़्यादा नहीं समझ पाया, पर उसमें एक एंगल मैंने देखा कि ड्रग्स वाला एंगल उसमें था। और ड्रग्स आने के बाद मेरा ख्याल है कि फिर कुछ कहने को रह नहीं जाता है, क्योंकि ड्रग्स तो इंसान का दिमाग ख़राब कर देते हैं। मैं अपने स्कूल की एक कहानी, मैंने एक बार सिक्किम गया था, वहाँ मैंने सुनाई भी थी कहानी। हमारे स्कूल का एक लड़का, उसने ड्रग्स के चक्कर में आके अपने पूरे परिवार को मार दिया। अपनी माँ को, अपने पिता को, अपनी दादी को, अपने बड़े भाई को, सिर्फ इसलिए कि ड्रग्स के नशे में इतना पागल था और उसके पेरेंट्स उसका ड्रग छुड़वाने की कोशिश कर रहे थे। तो जैसे ही मैं किसी केस में सुनता हूँ कि ड्रग्स का एडिक्शन था, फिर तो मैं सोचना बंद कर देता हूँ कि ड्रग्स का एडिक्ट तो कुछ भी कर सकता है। और इसलिए मैं बच्चों से आजकल एक ही बात कहता हूँ, अपने घर में भी गए, दुनिया में कुछ भी कर लेना, ये काम मत करना बस। इसमें एक तो वापसी संभव नहीं है, जिंदगी खत्म हो जाती है, और तुम्हारे साथ साथ किस किस की खत्म होगी पता नहीं। इंदौर वाले केस में देखिए, सारी बातें ठीक है, उस लड़की ने बहुत गलत किया, उसको फांसी हो, उम्र कैद हो, सब कुछ ठीक है, वो तो अदालत है ही, काम करेगी अपना। पर एक बार दूसरे एंगल से सोच के देखते हैं, इस पूरे मामले में जो दुख की बात है, उस लड़के की हत्या बिना बात की हुई, उसका कहीं कोई कसूर नहीं है, एकदम बेकसूर है, बिना बात के मारा गया। उसकी क्या गलती है? उसको कोई लड़की अच्छी लगी, दोनों में सहमति बनी, शादी हुई, पत्नी ने भरोसे से कहा कि मैं हनीमून पे जाना चाहती हूँ, दूर जाना चाहती हूँ। पति को थोड़ा संदेह है, तो क्या मतलब, अरुचि है तो दूर जाने में, पति के पेरेंट्स को भी अरुचि है, लेकिन तब भी ठीक है, पत्नी कह रही तो क्या करे, चला गया। वहाँ उसके 3 दोस्त हैं जो उसको मिलके मारेंगे, और वो भी रोज योजना बन रही है, बदल रही है। कितने ठंडे दिमाग से हत्या हुई है वो दिख ही रहा है। तो ऐसे लोगों को तो पनिशमेंट बहुत बड़ी मिलेगी ही, मिलनी चाहिए। लेकिन एक दूसरा एंगल सोचते हैं, वो महिला या कोई और महिला या कोई पुरुष, हम में से कोई भी व्यक्ति बहुत मजबूर होने पे हत्या कर सकता है, मैं ये मान के चलता हूँ। मैं तो लॉ और इथिक्स पढ़ाने वाला व्यक्ति हूँ, तो उसमें ऐसे बहुत सारे केसेस हम पढ़ते हैं। मजबूरी होगी तो हम सब हत्या कर देंगे, भगवान अगर ऐसी मजबूरी हो, हम सब कर सकते हैं। भोले से भोला व्यक्ति जो आपको लगता होगा ना, वो भी हत्या कर सकता है अगर ऐसी सिचुएशन बन गई तो। बनती नहीं है जिंदगी भर, इससे कोई करता नहीं है, लेकिन बन जाएगी तो शायद हम कर देंगे। मसलन कभी आपके सामने आपकी बहन या माँ के साथ कोई ज्यादती कर रहा हो, कोई दूसरा ऑप्शन ही ना हो, आप हत्या कर देंगे उस समय, कोई भी कर देगा, तो हम सब कर सकते हैं। उस लड़की ने क्यों हत्या की, अगर थोड़ा सा गहराई में जाके देखें, उसकी दरअसल इच्छा क्या थी, अपने प्रेमी से शादी करने की। अगर वो यूरोप में होती, शादी हो गई होती, बातें खत्म। क्योंकि वहां शादी लड़का लड़की खुद करते हैं, पूरा खानदान, पूरा गांव, पूरा मोहल्ला नहीं करता है। यहां शादी करने के लिए जरूरी है कि पेरेंट्स की सहमति हो, ठीक है, कल्चर है हमारी। हो सकता है उसने पेरेंट्स से बात की हो, ना माने हो। फादर उसके हार्ट पेशेंट शायद हैं, ऐसा मैंने कहीं जिक्र सुना। एक जिक्र मैंने सुना कि उसने अपने प्रेमी से ये कहा, या प्रेमी ने उससे कहा, कुछ ऐसा कहा कि ऐसे तो मेरी शादी की परमिशन नहीं मिलेगी तुमसे, क्योंकि शायद कास्ट मैच नहीं करती है, या तुम जो भी है, पर अगर मैं विधवा हो गई तो परमिशन मिल जाएगी। उसको केवल विधवा होना है, क्योंकि उसको विधवा होने पर ही परमिशन मिलेगी शादी करने की अपने प्रिय व्यक्ति से। ऐसी क्या सामाजिकता है भाई? अगर एक्स को वाई से प्रेम है, जीवन गुजारना चाहती है, ऐसी क्या जाति, ऐसी क्या बिरादरी है कि आप हत्याएं करवा दोगे सिर्फ इसलिए कि वो अपनी इच्छा से ना जी सके? मैं तो सोचता हूं कि अगर समाज थोड़ा खुला होता, उसको परमिशन दे देता, ये सब ना करना पड़ता। अब उसको ये पता है कि मेरे पापा मानेंगे नहीं, क्योंकि हार्ट पेशेंट है, मैं उनसे कहूंगी भी नहीं। लेकिन अगर बेटी विधवा हो गई, और जब बेटी कहेगी पापा अब मैं विधवा हूं, अब मैं समझ नहीं पा रही, तो ये ठीक लग रहा है, विधवा की शादी वैसे भी नहीं होने वाली आराम से, तो पापा मान जाएंगे। पापा मतलब पापा मम्मी, जितने भी लोग समाज में, सब मान जाएंगे।
हो सकता है कि पापा मान भी जाते, उससे हिम्मत ही ना की हो, मुझे नहीं पता क्या पूरी सिनेरियो है, पर ये जिक्र बार बार आ रहा था बीच में। अब उसको शादी करनी है केवल इसलिए कि मैं विधवा हो सकूं। वो पति बेचारा इतनी रुचि के साथ शादी कर रहा है कि मेरी पत्नी है, मेरा अच्छा जीवन होगा। पत्नी को एक ही दिमाग में है कि इसको मार के विधवा होना है। उसकी एक ही चिंता है कि मुझे फिजिकल रिलेशन बनाना ही नहीं है, क्योंकि मेरी इच्छा है ही नहीं, उसे पहले ही मार देना है। तो 2 दिन 4 दिन टालना है, कुछ कह के कि मैंने मन्नत मांगी है, उसके बाद हम फिजिकली जुड़ेंगे, वो मन्नत मेरी असम में कामाख्या मंदिर में पूरी होगी, वो सब कह के उसको लेके वहां जाना। उसको मार दिया, अपने प्रेमी के साथ, उसके 3 दोस्तों के साथ मिलकर मार दिया। उसके दिमाग में ये रहा होगा कि किसी को पता नहीं चलेगा, मैं विधवा हो जाऊंगी, लोग कहेंगे हनीमून पे गई थी बेचारी, लेकिन पति देखो दुर्भाग्य से मर गया, नीचे गिर गया, और 1 महीना 1 साल मातम चलेगा, फिर हमारी शादी हो जाएगी। कोई अपराध क्यों करता है? जनरली इसलिए अपराध करता है, एक तो उसको भरोसा है कि बच जाऊंगा, ये तो प्लानिंग होती है कि बच जाएंगे, सबको भरोसा होता है इतने मासूम लोग, इनको ये भी अंदाजा नहीं है कि पुलिस के पास पकड़ने के कितने हजार तरह के उपाय हैं। मोबाइल फोन हाथ में लेके चलने वाला अगर सोचे कि बच जाऊंगा, इससे बड़ा गधापन हो नहीं सकता है, इतना बड़ा गधापन है। सुनसान इलाके में कोई नहीं पकड़ेगा। सुनसान इलाके में नेटवर्क में उस समय केवल 4 ही फोन चल रहे हैं, 5 ही फोन चल रहे हैं, एक पत्नी का, एक पति का, 3 वो लोग हैं। पुलिस के लिए पकड़ना वहां मुश्किल होता है जहां हजारों फोन होते, 5 ही फोन हैं, एक मरा है, 4 ने मारा है, पकड़ना क्या मुश्किल है पुलिस के लिए? 1 सेकंड लगता है पुलिस को पकड़ने में इन सब चीजों को, तो पकड़ में आना ही था। तो ये उम्मीद कि हम बच जाएंगे, ये उम्मीद कि मैं इस तरीके से रास्ता निकाल लूंगी, मैं अपने पापा की मृत्यु की वजह नहीं बनूंगी। पर इन सब के पीछे मूल प्रश्न क्या है? समाज को इतना ओपन क्यों नहीं होना चाहिए कि अगर 2 बच्चे आपस में शादी करना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत जाति, थोड़ी बहुत बिरादरी को लांघ के उनकी इच्छा का सम्मान कर लें। इसलिए सामान्य रूप से हत्या उस महिला ने अपने दोस्त और 3 किराए के लोगों से मिलकर की है, जेल उन सबको होगी, जो भी होगा फांसी उम्र कैद उन्हीं को होगी। पर फिर गहरा सवाल, जैसे ऑनर किलिंग में बंदूक चलाने वाला ही दरअसल अपराधी नहीं है, इन मामलों में भी हत्या करने वाला दरअसल अपराधी नहीं है, वो तो है, उसके पीछे कौन कौन है? पूरा सोशल स्ट्रक्चर है। और मैं समाजशास्त्र का विद्यार्थी हूँ, इसलिए हमारी आदत है सोशल फ्रेमवर्क में समझने की, ना कि केवल एक इंडिविजुअल पर बात को समझने की। तो डरना नहीं है, अभी दुनिया ठीक चल रही है, इतना डरने की जरूरत नहीं है। और नीला ड्रम देखो तो ही मत डरना, किसी और काम के लिए भी हो सकता है वो, ठीक है? चलिए सर, आजकल पति पत्नी के रिश्तों में कलह और कानूनी झगड़ों के चलते देखा जा रहा है कि पुरुष काफी हद तक खुदकुशियां कर रहे हैं। अभी रीसेंट एग्जांपल है कि बैंगलोर में एक इंजीनियर ने खुदकुशी करी और एक लंबा वीडियो समाज के साथ शेयर किया, अपना दर्द बयान किया। इस सब के लिए कौन जिम्मेदार है? समाज जिम्मेदार है, पति जिम्मेदार है, पत्नी जिम्मेदार है, या कानून? आपकी शादी हो गई? नहीं सर। बधाई हो। तो ये नौबत आपके सामने नहीं है फिलहाल, लेकिन आप शादी शायद इसलिए डिले कर रहे हैं कि ऐसी हालत ना हो जाए। नहीं सर। ऐसी घबराहट तो नहीं है? नहीं सर। इतना डरने की क्या जरूरत है? ये बात सही है कि हमारे समाज में शादी के बाद महिला की हत्या होना एक सामान्य बात रही है, मतलब पुरुष की हत्या होने की तुलना में महिला की, ऐसा सामान्य नहीं है लेकिन उसकी तुलना में। कैसे सामान्य रही है? इसे यूं समझें कि आप तो भी कम उम्र के हैं, लेकिन जब आप 5-7 साल के रहे होंगे, उस समय हम जब 10-15-20 साल के थे, अक्सर सुनते थे कि घर में स्टोव फट गया और बहू की मौत हो गई। स्टोव होता था उस समय, आजकल तो एलपीजी से होता है ना, उस समय स्टोव था, मिट्टी का तेल उसमें उसको फूकना पड़ता था, उस पर आग जलती थी, उस पर रोटियां सब्जी बनती थी। स्टोव फटने की खबरें रोज हम अखबार में पढ़ते थे, और हमेशा बहू ही मरी, पति कभी नहीं मरा, सास भी नहीं मरी कभी, ससुर भी नहीं मरा कभी, केवल पत्नी मरती थी। और तब दहेज हत्या के लिए मान लिया गया कि स्टोव को मतलब इस तरह से कर देना कि फट जाए बहू की उपस्थिति में, सबसे आसान तरीका था। ये बात 1980s-90s की मैं कर रहा हूं, ये बहुत बढ़ गया था। मैंने अपनी आंख से एक ऐसा केस देखा जहां दीपावली पे एक परिवार ने अपनी बहू को एक कमरे में बंद किया जहां सारे बम रखे हुए थे और उसमें आग लगा दी।
बमों से झुलस के वो औरत मरी। उसकी उम्र कितनी थी? 26, 27, 28 साल के आसपास। मैंने आज तक ऐसा केस नहीं देखा है जिसमें कोई दामाद इस तरह से मरा हो, क्योंकि हमारे समाज में उसकी जरूरत नहीं है। बहुएं मरती हैं, हम आदी हैं, अभ्यस्त हैं। तो जब ये बहुत हो गया तो सरकार को एक एक्ट बनाना पड़ा। एक्ट क्या बनाना पड़ा? आईपीसी में 498 में संशोधन किया, 498A। 498A में लिखा गया कि दहेज के मामले में अगर कोई दिक्कत होगी और अगर पत्नी ने आरोप लगाया है पति या उसके परिवार पे, तो जिस पे आरोप लगाया उनकी मतलब नॉन बेलेबल है, अरेस्ट होगा इत्यादि कुछ कंडीशंस हैं। अब जब ये हुआ तो इसका दुरुपयोग होना शुरू हुआ। होता क्या, अगर आप समाज को ठीक से समझे कि मान लीजिए 100 पति पत्नी हैं, हम मान लेते कि 100 में से शायद 10 या 20 को दहेज के मामले में प्रताड़ना, हिंसा या खराब शब्द सुनने पड़ रहे होंगे। उन 20 में से हो सकता है कि 2 या 3 पुलिस में कंप्लेंट करते हैं। आमतौर पर ऐसे अनुपात रहता है, क्योंकि आमतौर पे घर परिवार में समाज मिलके मामले को सेटल करता है, पुलिस की नौबत नहीं आती है। तो जिनको दिक्कत थी उन 20 में से 2-3 शायद जाएंगे पुलिस के पास, क्योंकि एनसीआरबी वगैरह ये कहते हैं कि लगभग 90% से ऊपर लोग रिपोर्ट नहीं करते। पर होता क्या है कि जो 80 लोग जिनके साथ दिक्कत नहीं है, 5 उनमें से भी चले जाएंगे पुलिस के पास कि हमारे साथ दिक्कत है भाई। किसी को अपने पति को या अपनी सास को लपेटना है, ठीक करना है, स्कोर सेटल करना है, तो उसके पास तो एक कानून है ही। अब दुरुपयोग हुआ, ठीक बात, दुरुपयोग ठीक ठाक हुआ है, और इसे कन्विक्शन रेट मेरे ख्याल से 15% से ऊपर नहीं है ऐसे मामलों में। कन्विक्शन अगर 15% है तो इसका मतलब बहुत कम कन्विक्शन है, इसका मतलब फेक केसेस ज्यादा है। कितने हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि ये कैसे पता हो सकता है। मेरे कुछ फ्रेंड्स जो जजेस हैं, अलग अलग अदालतों में हैं, जब इनफॉर्मल बात होती है तो जिनके कोर्ट में वो केसेस आते हैं, कोई फैमिली कोर्ट में मान लीजिए, वो खुद उनके मुंह से कई बार निकलता है कि 50% से ऊपर फेक केसेस आते हैं, ये वाले भी और अटेम्प्ट टू रेप वाले। अटेम्प्ट टू रेप में फेक केसेस की रिपोर्टिंग एनसीआरबी की है 15% के आसपास। एनसीआरबी का डेटा कहता है कि रेप के मामले में 15% जो आरोप हैं फेक हैं। आप किसी जज से मित्र हो, अगर इनफॉर्मल बात होती है, उनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे कि संख्या 50 के आसपास उनको लगती है। दोनों बातें सही हैं। पहली बात ये सही है कि महिलाओं के साथ अत्याचार की इंतहा हो चुकी थी, तब ये सेक्शन बना था, एक्ट बना था। ये भी सही है कि जब एक्ट बना, सेक्शन बना, उसका दुरुपयोग भी कम नहीं हुआ। एक और मामला देखिए, मैरिटल रेप के मामले में भारत में अभी तक कानून नहीं है। इसका सिंपल मतलब है पति अपनी पत्नी का जितनी बार चाहे, जैसे चाहे बलात्कार कर सकता है। ये हमारे कानून में साफ लिखा हुआ है। पहले सेक्शन 375 था आईपीसी में, अब सेक्शन 63 है बीएनएस में। उसका एक्सेप्शन नंबर 2 साफ कहता है कि पति द्वारा पत्नी के साथ किया गया सेक्सुअल रिलेशनशिप रेप नहीं माना जाएगा। पहले था कि 15 साल से छोटी पत्नी है तो मानेंगे, अब है कि अगर पत्नी 18 साल की है या उससे ऊपर है तो नहीं माना जाएगा। 18 से कम की शादी है या पत्नी की उम्र 18 से कम है तो रेप माना जाएगा, पहले 15 था। अब मान लीजिए एक पति अपनी पत्नी से बहुत ही बदतमीजी के साथ रेप करे, बार बार काइंड ऑफ इतनी वॉयलेंस कर दे कि उसको जीना मुश्किल कर दे। भाई प्रेम अलग चीज होती है और मतलब वहशीपन अलग चीज होती है। कोई वहशीपन के साथ ही काम करने लगे। दुनिया के कम से कम 130-40 देशों में मैरिटल रेप अपराध होता है, भारत में नहीं है। केवल 30 देश मेरे ख्याल है जहां पर नहीं है, जिनमें अफगानिस्तान, सऊदी अरब सब देश आते हैं, भारत भी आता है उनमें। अब सवाल है कि उस महिला को केस करना है मैरिटल रेप का, वो आरोपी नहीं है भारत में, अपराध ही नहीं है, तो वो किस में जाएगी? वो डोमेस्टिक वायलेंस में जाएगी। मान लो वहां भी राहत नहीं मिल रही है, दबाव बनाना है, किसी तरह से जान बचानी है, 498A लगा देगी। इसका मतलब ये नहीं कि 498A लगाने वाले सब लोग इसलिए लगाते हैं, पर अगर आप जेंडर वालों से बात करें, फेमिनिस्ट लोगों से बात करें, उनमें से कुछ का कहना है कि क्योंकि बाकी उपाय नहीं है तो फिर वो महिलाएं उसका इस्तेमाल करती हैं।
होना क्या चाहिए इसमें? एक अच्छे समाज में कोई किसी का शोषण ना कर सके, अत्याचार ना कर सके, ये होना चाहिए। होना ये चाहिए कि 498A जैसे उसमें जब ज्यादती होने लगी तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया और सुप्रीम कोर्ट ने सुनिश्चित किया कि केवल किसी महिला के किसी रिश्तेदार का नाम लेने भर से गिरफ्तारी नहीं होगी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अच्छे से डांटा, सेंट्रल होम मिनिस्ट्री ने, यूनियन होम मिनिस्ट्री ने इसके रूल्स बनाए, मतलब डायरेक्टिव जारी किए। और आज के दिन में 498A के नाम से कोई अगर महिला आरोप लगाती है, रिश्तेदारों को लाइन से नाम लगा दिया, अरेस्ट नहीं होता है। एक प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन होगी, डीसीपी रैंक का ऑफिसर करता है, एसपी रैंक का ऑफिसर। जब तक डीसीपी या एसपी रैंक का ऑफिसर प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन करके ये ऑथेंटिकेट नहीं करता कि हाँ जेन्युइन रीजन है कि इनको अरेस्ट करना चाहिए, तब तक अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो जिस केस की बात आप कर रहे हैं वो केस बहुत ही दर्दनाक है। उस व्यक्ति का वीडियो मैंने भी देखा था। वहाँ तो मामले कई थे। एक तो ये था कि पत्नी अलग होना चाह रही है। अब दिक्कत है कि पति पत्नी अलग होना चाहें, ये भी अपने आप में बड़ी समस्या भारत में। मतलब अलग होना चाहें सामान्य बात है, अलग होने का प्रोसेस बड़ा मुश्किल है। ईजी होना चाहिए, क्यों इतना मुश्किल करना है? आसान तरीका एक ही है, आपसी सहमति से। सहमति का तरीका अगर आपको अदालत के आसपास की दुनिया का अंदाजा हो, अगर कोई पुरुष चाहे हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कि मैं अपनी पत्नी से अलग हो जाऊं, सामान्य स्थिति ये है कि एक फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग बनती है, फैमिली कोर्ट उसमें सपोर्ट भी करती है, वकील सपोर्ट करते हैं। अगर पत्नी का मन अलग होने का नहीं है, दोनों साथ में रहते भी नहीं पति पत्नी की तरह से, एक घर में अलग रहते हैं, रिलेशनशिप है ही नहीं उन लोगों के बीच में, अलग होने की इच्छा है। अब या तो आप साबित करें कि आपका पार्टनर एडल्ट्री कर रहा है, आप कहाँ से साबित करेंगे भाई? और क्यों जासूस बनने की जरूरत है? अगर आप वैसे भी कंफर्टेबल नहीं है तो नहीं है। या फिर आप साबित करें कि वायलेंस हुआ आपके साथ, वायलेंस हुआ ही नहीं है, बस सहमति नहीं है, अच्छा नहीं लगता है, इतनी बात है। आप थक जाएंगे लेकिन तलाक मिलेगा नहीं। एक ही रास्ता बचता है अंत में, आपसी सहमति। आपसी सहमति की कंडीशन क्या है? अगर पत्नी की तलाक लेने की इच्छा नहीं है तो पत्नी बेचारी शायद नहीं सोच पाएगी, पर पीछे 4 वकील वहां भी आ जाएंगे, सारे मामा फूफा इकट्ठे हो जाएंगे और वो क्या बोलेंगे कि 1 करोड़ दोगे तो बात करेंगे। मध्य वर्गीय परिवारों में तलाक की जो कीमत आजकल है वो 10 लाख, 50 लाख, 30 लाख, 70 लाख, ये सुनने में आती है। आप किसी भी अदालत में जाके देखिए, ऐसी बातें चल रही होती है। जिस व्यक्ति की बात आप कर रहे हैं वो, उसका आरोप यह है कि मुझसे पहले 1 करोड़ मांगा, अब 3 करोड़ मांग रहे हैं होने के लिए, केसेस सेटल करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे केस लगा दिए हैं। अब केस लगने से साबित नहीं होगा केस। अरेस्ट शुरू में हुए, अरेस्ट खत्म हो गया, क्योंकि आप अब कोर्ट को आपने प्रॉमिस किया कि मैं आता रहूंगा और जांच में सहयोग दूंगा, तो अरेस्ट की जरूरत नहीं है उसके बाद। पर अगर आपके ऊपर 5 केस लगे हों और देश के अलग अलग हिस्से में लगे हों और हर 15वें 20वें दिन आपको कहीं ना कहीं अदालत में जाना पड़ता हो, आपकी जिंदगी कैसी हो जाएगी? आप जिस नौकरी में, वो नौकरी आपकी शायद नहीं बचेगी। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव काम करने की जरूरत यह है कि कानून ऐसे बने जिसमें न पुरुष का शोषण हो सके, न महिला का हो सके। जैसे मेरा मानना है कि तलाक की प्रक्रिया थोड़ी सी आसान होनी चाहिए, उसमें कुछ ऐसी लेयर्स आ सकती हैं कि आर्बिट्रेशन, मीडिएशन जैसे कुछ चीज़ें उसमें आ जाएं। जो भी तरीका हो, सुप्रीम कोर्ट कहे या संसद कुछ रास्ता बनाए, क्योंकि 2 लोग अगर साथ में कंफर्टेबल नहीं है तो उनकी पूरी ज़िंदगी ख़राब क्यों करनी है? उनको एग्जिट का इजी ऑप्शन दे देना चाहिए। शादी इतनी आसान है भारत में, अलग होना इतना मुश्किल है। विशेष रूप से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन समाज की बात करें जो हिंदू मैरिज एक्ट में आते हैं, ये भी एक बड़ी वजह है। थोड़ा सा ओपन रिलेशनशिप हो, कंफर्टेबल चीज़ें उसमें हो। और रही बात ये कि महिला ने दुरुपयोग किया, तो मैं तो स्पष्ट रूप से मानता हूं कि अगर किसी भी केस में ये साबित हो जाए कि झूठी शिकायत थी, तो झूठी शिकायत करने वाले को ठीक ठाक सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने कई लोगों का चैन खत्म किया, कोर्ट का समय खराब किया, दूसरे व्यक्ति और उसके परिवार को लगातार पीड़ित किया। तो मजाक थोड़ा है। तो कोर्ट को इस मामले में सख्त होना चाहिए कि अगर ये साबित हो कि शिकायत झूठी है तो झूठी शिकायत करने वाले पर ऐसी सजा हो कि बाकी लोग झूठ बोलने से बचे, बहुत बचे। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि
कुछ केसेस को देख के इतना मत घबराइए कि दुनिया खत्म हो गई है। अभी भी जो केसेस इस तरह के हैं 498 में, मुझे डेटा एकदम एग्जैक्टली याद नहीं, मेरे ख्याल से वो संख्या मतलब सिंगल डिजिट परसेंटेज में ही है, तो इतना परेशान मत होइए। तो शादी करो निश्चिंत होकर आगे बढ़ो। जो सर ने जो बात बताई वो सच में काबिल तारीफ है। अगर इस तरीके के लीडर, इस तरीके के शिक्षक हमारे बीच में आएंगे तो हमारा समाज जो है शायद इन घटनाओं से बच पाएगा। आपका क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।